नमस्कार दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी परीक्षाओं की तैयारी को थोड़ी सी गति देने के लिए मैं योगेश कुमार पांडे आपके अपने उत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करने के लिए फिर से तैयार हूँ। आज का यह वीडियो इतिहास विषय पर बनाया गया है। इतिहास विषय में आपको पता है कि 3 भागों में किताबें लगी हुई हैं, जिस किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आज हम भाग 1 की चर्चा करेंगे, अगली वीडियो में भाग 2 की चर्चा करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम भाग 3 की चर्चा करेंगे। कल कोशिश रहेगी कि आपके पास कल ही सारे वीडियोस उपलब्ध हो जाएं, क्योंकि पेपर है आपका बहुत जल्दी ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, उनको पहुंचा दीजिए। पॉलिटिकल का जो पेपर हुआ, जिन बच्चों ने चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करी थी, जिन बच्चों ने इसका उस वीडियो को देख करके पेपर देने के लिए गए थे, आप यकीन मानिए उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। आप भी देख सकते हैं चैनल पर जा करके कि उनका रिस्पॉन्स कितना अच्छा रहा। कई प्रश्न उसमें से सीधा परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बताए गए प्रश्न सीधा परीक्षाओं में आए हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को, इस वीडियो को तो स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें, ताकि उनका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो और आपका भी गलत ना हो। अपनी मित्रता को निभाएं, कम से कम इसको आगे बढ़ाएं। और आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1 से जानकारी के मुख्य स्रोत। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए, या मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो बौद्ध स्तूप है या बौद्ध या जैनों के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो वहां पर आपको उस प्रश्न के उत्तर में कौन कौन सी चीजें लिखनी है, उस पर हमें चर्चा करनी है। पहला चैप्टर है आपका ईंट, मनके तथा अस्थियां, और इससे आपके प्रमुख जानकारी के स्रोत क्या हैं, वो कौन से तरीके हैं जिससे आपको हड़प्पा सभ्यता मतलब इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला तरीका है इमारतें। जो वहां पर इमारतें मिली, जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में शहरीकृत जब व्यवस्था पढ़ते हो तो वहां पर जो भवनें इमारतें मिली है, उनसे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। मृद भांडों से मिलती है, औजारों से मिलती है, आभूषणों से मिलती है, मूर्तियों से मिलती है और मोहरों से मिलती है। मृद भांड क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। औजार आप जानते ही हैं। आभूषण जैसे जो मनके इत्यादि होते थे, उनको आभूषणों के अंतर्गत गिना जाता है, उनसे पता लगता है। मूर्तियों से पता लगता है, आपको पता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति मिला है, एक प्रतिमा मिली है, तो उससे पता लगता है इस सभ्यता के बारे में, और मोहरों से पता लगता है। इसके अलावा ये 3 भी इसकी जानकारी के स्रोत है। ईंट इसकी जानकारी का स्रोत है, मनके इसकी जानकारी के स्रोत हैं, और अस्थियां इसकी जानकारी के स्रोत है। मनकों से एक प्रश्न याद रखिएगा कि मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो बताइए। आप इसको देख लीजिएगा, और नहीं तो हम अगली किसी वीडियो में चर्चा करेंगे अगर आपको जरूरत होगी तो। राजा, किसान और नगर, मगध साम्राज्य के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए इसके मुख्य जानकारी के स्रोत क्या हैं। पहला आपसे पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत या फिर गुप्त साम्राज्य की जानकारी के स्रोत आपसे पूछ सकता है। यदि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत पूछेगा तो पहला मेगास्थनीज की इंडिका। आपको पता है कि इसमें सैन्य शक्ति का सबसे बेहतरीन वर्णन प्रस्तुत किया गया था। दोनों चीजें याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की, या फिर मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बताएंगे इंडिका। और इसमें सैन्य व्यवस्थाओं का जिक्र है, आप इसको ध्यान रखेंगे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, जिसका संबंध राजनीति से है। इससे भी मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। जैन साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्यों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पौराणिक ग्रंथ, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों से भी हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे वंश में एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम अशोक है, जिसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, जिसने उन अभिलेखों को पढ़ने के लिए महामतों की नियुक्ति करी। और एक अच्छा सा प्रश्न ये भी पूछता है कि अभिलेखों की मुख्य कमियों को प्रस्तुत कीजिए, कमियों को बताइए कि अभिलेखों में कौन कौन सी कमी है। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि अभिलेख किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण करके बनाई गई, उत्कीर्ण करके लिखी गई सामग्री को अभिलेख कहते हैं। किसी पत्थर पर हो सकती है, किसी धातु पटल पर हो सकती है। इसमें कमियां क्या होती हैं? पत्थरों पर लिखा हुआ है तो मिट जाता है, टूट जाता है, कालखंड का पता नहीं लगता। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ही अभिलेख से मिलती हैं, सामान्य लोगों के बारे में सामान्य जानकारियां नहीं मिलती हैं। ये इसकी महत्वपूर्ण कमियां हैं। कई बार तो राजाओं का भी पता नहीं चलता, कई बार वो कब जारी की गई ये बात भी पता नहीं चलती है। तो ये अभिलेखों की कुछ कमियां हैं जिन्हें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। संस्कृत वाङ्मय की बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे मौर्य साम्राज्यकालीन व्यवस्थाओं का पता चलता है। अगली ओर चलिए, गुप्त साम्राज्य, अभिलेख, दोनों में अभिलेख कॉमन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
सिक्के, बहुत सारे सिक्के उस समय लागू चलाए गए थे। उन सिक्कों से भी उन राजाओं के बारे में, गुप्त वंशों के बारे में पता लगता है, साहित्य से पता लगता है, प्रशस्तियों में। प्रशस्तियों में एक सबसे बेहतर प्रश्न आप याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के लिए लिखी गई थी। एक प्रश्न और यहीं से ले लीजिए, ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये हरिशेन के द्वारा लिखी गई थी, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ध्यान रहेगा। अच्छा आगे चलिए, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, ये भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय का ही एक व्यवस्था है, समाज के बारे में बताया गया। यहाँ मोटे तौर पर महाभारत का जिक्र करते हैं, महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें जानकारी का इस वाले पूरे के पूरे समय को आरंभिक समाज को जानने का या बंधुओं के बारे में जानकारी का, जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है, तो महाभारत है। लोक कथाएं हैं, जैसे आप महाभारत में कई सारी लोक कथाएं, इसके अतिरिक्त भी कुछ कथाएं हैं, तो उन कथाओं से हमें इस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ है, आप खूब परिचित है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य लिखा गया, मनु के द्वारा लिखा गया। इस मनुस्मृति में यह बताया गया था कि समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं होंगी वो कैसे चलेंगी। हम कह सकते हैं कि मनुस्मृति हमारे समाज का प्रारंभिक संविधान था, जिसके अनुसार समाज को चलाया जाता था। और जो वर्ग, ब्राह्मण वर्ग था, इसमें आप पढ़ेंगे, वो मनुस्मृति के आधार पर राजाओं को गाइड करता था कि आप शासन किस प्रकार चलाओगे। अच्छे से पढ़ा है आपने, जिसने भी पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से आपके पढ़ाया होगा, आपके एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र आता है। और संस्कृत के अन्य ग्रंथ, उस समय बहुत सारे व्याकरण के बहुत सारे अन्य ग्रंथ लिखे गए, उनसे भी हमें इस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है, महाभारत कालीन समाज के विषय में जानकारी मिलती है। तीसरे चैप्टर के बाद चौथे चैप्टर की ओर खिसकते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है विचार, विश्वास एवं इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इसमें आप जैन और बौद्ध धर्म के बारे में विशेषतः पढ़ते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत स्तूप है। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक अर्धवृत्ताकार गुंबदाकार आकृति होती है, ये बनी हुई है। इसमें बौद्धों से बने हुए कुछ, बौद्धों के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्मृतियों को रखा जाता है। नख हो गए, केश हो गए, या और भी कोई चीज जो उनसे रिलेटेड है, संबंधित है, उसको वहां पर रखा जाता है। हमारे मंदिरों की तरह आप इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे लिए मंदिर और मस्जिद महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जैन धर्म में स्थल, पूजा स्थल स्तूप कहलाता है। वो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। चैप्टर की स्टार्टिंग ही सांची के स्तूप से होती है। सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है, मैप में भरने के लिए आ सकता है, भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। अभिलेख इसकी जानकारी के स्रोत है। ग्रंथ, ग्रंथों में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट ग्रंथ पढ़ा होगा, उसका नाम जरूर सुना होगा, बुद्ध चरितम, जो अश्वघोष की रचना है। उससे आपको इस चैप्टर के बारे में जानकारी मिलती है, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। त्रिपिटक एक आपने सुना होगा, ग्रंथ जो है वो सुत्त पेटिका, विनय पेटिका और अभिधम्म पेटिका, तीनों ग्रंथों से आपको जानकारी मिलती है, तीनों ही पुस्तकों से आपको जानकारी मिलती है, वो भी ग्रंथ हैं। और दर्शन में भी जैनों का एक बहुत बड़ा दर्शन है, जिससे एक अच्छी खासी जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है। तो ये भी एक अच्छा स्रोत हो सकता है। अगर इसको आप थोड़ा सा छोड़ भी देंगे तो ये तीन जो है वो महत्वपूर्ण है ही, तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, आपने देखा, औरों को दिखाइए, औरों को शेयर करिए। कम से कम जो लोग 12वीं में पढ़ते हैं उन बच्चों तक तो जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक। फिर मैं वही बात कहूँगा, अपनी मित्रता निभाइए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लाइक का बटन है उसको दबा लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को पहले देख पाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।